हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल एग्जाम्स लैब में। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का जो ये सीरीज चल रहा है जिसमें हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 3 यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको इस सीरीज में लगातार सॉल्व कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने अराउंड 60 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसका अर्थ है कि हम लोगों ने 2025 से लेकर के 2019 तक के बीच के दौरान जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं इस सेगमेंट से यूनिट 3 से उसको अभी तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग इस यूनिट की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं तेजी से, और अगले 3 से 4 लेक्चर में आपका जो ये यूनिट 3 से आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग समाप्त कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट यूनिट पे। इस तरीके से आपके 10 के 10 यूनिट से जो ऐसे क्वेश्चंस, जो ऐसे टॉपिक्स जो चेंज नहीं होते हैं, स्टैटिक बने रहते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने का काम जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो अपना इस सीरीज में हर यूनिट को लेकर के चलता रहेगा। तो आइए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज की क्लास है आपकी क्लास नंबर 8 और इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67 से। और क्वेश्चन नंबर 67 यानी कि 2019 तक हम लोग आ चुके हैं और इसके बाद इससे पहले के पूछे गए प्रश्नों को अब हम सॉल्व करने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगन सूत्र इज रिलेटेड टू विच ऑप्शन। यहाँ पर क्या अगन सूत्र जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है? क्या ये समाज व्यवस्था एवं जातियों की उत्पत्ति से संबंधित है? क्या ये धर्मनिरपेक्षता यानी कि ओरिजिन ऑफ सेक्युलरिज्म से संबंधित है? क्या ये इसमें 6 फोल्ड जो पॉलिसी है, ओरिजिन ऑफ द 6 फोल्ड पॉलिसी शार्डगुन्य नीति, क्या उससे रिलेटेड है अगन्य सूत्र? 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए हैं और पूछा गया है कि अगन्य सूत्र इसमें से किससे रिलेटेड है। ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो यही क्लियर होना चाहिए कि ये जो अगन्य सूत्र है ये अगन्य सूत्र है कि अपने आप में अगन्य सूत्र अपने आप में एक तरीके का क्या है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है ये, है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है अगन्य सूत्र। तो ये अपने आप में बुद्धिस्ट लिटरेचर है और इस बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो मुख्यतः बात करी गई है वो बात करी गई है कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित और जो समाज में जाति व्यवस्था है जिसमें जन्म के आधार पे किसी को श्रेष्ठ या किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करी जाती है उसका यहाँ पे बहिष्कार किया गया है, उसकी कड़ी आलोचना की गई है। और जो सामाजिक व्यवस्था है वो व्यवस्था किस आधार पर स्थापित होनी चाहिए इसका उल्लेख किया गया है अगन्य सूत्र नामक इस चर्चा में। तो ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसमें जीवन की उत्पत्ति से संबंधित बात और समाज व्यवस्था एवं जातियों की उत्पत्ति जो है उसका विश्लेषण किया गया इस प्रोसेस में। तो यहाँ पर इसमें धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही यहाँ पर जो 6 फोल्ड पॉलिसी है शार्डगुन्य नीति है उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी नॉट केवल 1, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 and 2 ओनली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। आइए देख लेते हैं, ये है महत्वपूर्ण सूत्र जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो उसमें सबसे पहला सूत्र अपन ने देखा अगन्य सूत्र। इसमें समाज, सामाजिक वर्गों और राज सत्ता की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है, साथ ही साथ जन्म आधारित श्रेष्ठता की आलोचना की गई है। फिर अगला सूत्र महापरिनिर्वाण सूत्र है जिसमें बुद्ध के अंतिम समय, अंतिम उपदेश और महापरिनिर्वाण का वर्णन किया गया है। फिर है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जिसमें बुद्ध का पहला उपदेश जो है उसको उल्लेखित किया गया है। इसमें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जो बुद्ध ने सुझाए थे उसकी चर्चा की गई है। फिर है अंतलखन सूत्र, इसमें अनात्म के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद सिगालोवाद सूत्र जिसमें गृहस्थों के नैतिक और सामाजिक कर्तव्य को बताया गया है। फिर कलाम सूत्र जिसमें किसी बात को केवल परंपरा या सुनी सुनाई बात के आधार पर स्वीकार करने से मना किया है और उसके विवेकपूर्ण परीक्षण करने पर जोर दिया है। फिर ऐसे ही सती पथन सूत्र है जिसमें माइंडफुलनेस की चर्चा की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और पिछली क्लास में भी मैंने आपको डिस्प्ले किया था इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर, जहां कहीं पे भी ये सब चीजें आए। जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर में 3 तो पीतक ग्रंथ हैं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है, विनय पीतक, सुत्त पीतक और अभिधम्म पीतक। तो विनय पीतक में भिक्षु भिक्षुणियों के नियम और संघ के अनुशासन की चर्चा की गई है। सुत्त पीतक में बुद्ध के उपदेश हैं, 4 आर्य सत्य हैं और अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अभिधम्म पीटक में बौद्ध दर्शन, मन, चेतना और धर्मों का विश्लेषण किया गया है। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो चर्चाएं हैं वो की गई हैं। धम्मपाद नाम के पुस्तक में एथिक्स और मोरल बिहेवियर और कंडक्ट कैसा होना चाहिए उसको बुद्ध के उपदेश के अनुसार यहाँ पे परिभाषित किया गया है। मिलिंद पन्हा एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसमें राजा मिलिंद और जो नागसेन है उनके बीच का जो कन्वर्सेशन है वो कन्वर्सेशन अपन को देखने को मिलता है मिलिंद पन्हा में। फिर उसके बाद महावंश जिसमें श्रीलंका का बौद्ध इतिहास और श्रीलंका में कैसे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ उसकी चर्चा। दीपवंश में भी श्रीलंका का प्रारंभिक बौद्ध इतिहास की चर्चा। तो ये सब बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं जिनको अपन को लाइन से ध्यान रखना है। महावंश, दीपवंश, बुद्ध चरित्र, महावस्तु, ललिता विस्तार, प्रजन्न परमिता सूत्र, लोटस सूत्र, हर्ट सूत्र, डायमंड सूत्र, लंकावात्रा सूत्र, मूल्यम ध्याम कारिका, है ना। तो मूल मध्यम कारिका जिसमें नागार्जुन का माध्यमिक दर्शन और शून्यता की चर्चा की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बौद्धिस्ट लिटरेचर है जिनको अपन को अपने एग्जाम के लिए याद करते हुए चलना है। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया। देख रहे हो हर साल ये मान के चल लो कि ईवी रामास्वामी पेरियार से तो क्वेश्चन आपके पूछे ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, किससे? ईवी रामास्वामी पेरियार से ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया। 4 ऑप्शन है। आत्मसम्मान आंदोलन ने, दूसरा ऑप्शन है काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने, इंसिडेंट ड्यूरिंग काशी पिलग्रिमेज, तीसरा ऑप्शन है द्रविड़ राष्ट्रीय आंदोलन ने, और चौथा ऑप्शन है समाज में भेदभाव ने। तो ध्यान रखना यहाँ पे एक स्पेसिफिक घटना पूछा गया है कि कौन से स्पेसिफिक घटना के कारण जो ईवी रामास्वामी पेरियार है वो नास्तिक बनने पे मजबूर हो गए, है ना। उन्होंने ईश्वर को मानने से मना कर दिया। तो हो सकता है कि आप इसका कंफ्यूजन में जितना आपको पता है उस बेसिस पे आंसर लगा दें आत्मसम्मान आंदोलन ने या समाज में भेदभाव ने, पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। एग्जैक्ट स्पेसिफिक जो घटना थी जिसकी वजह से जो ईवी रामास्वामी पेरियार है उनको नास्तिक बनना पड़ा वो थी उनकी काशी की तीर्थ यात्रा की घटना, है ना। तो ऐसा क्या हुआ था काशी की तीर्थ यात्रा की घटना में? तो 1904 के आसपास ईवी जो पेरियार है वह वाराणसी की यात्रा पे थे और वहीं पर वो तीर्थ यात्राओं का भ्रमण कर रहे थे। तो उसमें क्या है कि एक ऐसा घटना हुई जिसमें बताया जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। तो अब भूख जो लगी थी तो उसके लिए जब वो अपना, और उनके पास पैसे इत्यादि कुछ नहीं थे, तो जब अपनी भूख मिटाने के लिए वो निकटतम धर्मशालाओं में गए तो वहाँ पे धर्मशालाओं में जाके देखा कि यहाँ पर तो भोजन इत्यादि का प्रबंध केवल ब्राह्मणों के लिए और किसी के लिए नहीं। और जब इन्होंने वहाँ पे बैठने की कोशिश करी तो इनको वहाँ से भगा दिया गया। फिर उसके बाद इन्होंने ब्राह्मण का वेश रख करके भी धर्मशाला में प्रवेश लेने की कोशिश करी, पर इनको पहचान करके फिर से इनको भगा दिया गया। तो फिर उसके बाद कहा जाता है कि इनको जूठा खाना पड़ा, जो बाहर फेंके हुए पत्तल इत्यादि थे उससे जूठा खाना पड़ा। तो इस घटना ने इनको अंदर से झकझोर के रख दिया। इन्होंने देखा कि उनमें से एक इम्पोर्टेंट धर्मशाला तो वो थी जिसका निर्माण स्वयं द्रविड़ से आने वाले एक इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन ने कर रखा था। वहाँ पे भी मनाही थी, वहाँ पे भी यही सिस्टम चल रहा था। तो इसके बाद इनका ईश्वर से भरोसा उठ गया और जो भेदभाव इत्यादि इनको सामना करना पड़ा उसी वजह से इस घटना ने इनको नास्तिक बनाया था। तो ये हुआ था इनकी काशी की तीर्थ यात्रा के दौरान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काशी तीर्थ यात्रा। अब बार बार जो है वो हम ईवी रामास्वामी पेरियार की चर्चा नहीं करेंगे इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। आप अगर पीछे का लेक्चर ध्यान से देखो तो हम सारी बातें इनसे रिलेटेड कर चुके हैं, चाहे इनकी पुस्तक हो, चाहे इनका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो, आत्मसम्मान आंदोलन हो, चाहे इनके द्वारा किया गया वाईकॉम सत्याग्रह हो, चाहे इनका जस्टिस पार्टी से जुड़ा योगदान हो, आगे चल करके उसे कैसे ये डी के पार्टी में कन्वर्ट कर लेते हैं, द्रविड़म कड़गम पार्टी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इनका पूरा पॉलिटिकल इतिहास हो, भारतीय नेशनल कांग्रेस से कब जुड़े, इनका क्या योगदान रहा, सारी बातें हम इनके संदर्भ में कर चुके हैं। तो अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू आप पीछे के लेक्चर्स भी देख लें, और उसमें तो और पहले के क्वेश्चंस हैं तो उनको देखना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऐसा कर लीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है काशी तीर्थ यात्रा की घटना की वजह से ईवी रामास्वामी पेरियार नास्तिक बने थे। अगला है निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विथ डिग्निटी का गठन किया था, है ना।
तो सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये क्या है कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट ना रिलेटेड है किससे? यूथेनेशिया से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। यूथेनेशिया क्या होता है? यूथेनेशिया का एक तरीके से अर्थ समझो आप कि जिसमें जो मरीज है अगर वो किसी भी शर्त पर अब उसके बचने का चांसेस नहीं है और मान लो वो कोमा इत्यादि में है ना, तो ऐसे में वो कब तक अपनी इस स्थिति को झेलेगा, कब तक वह दर्द को झेलेगा जिस दर्द को वो यहाँ पर जीते जी उसको झेलना पड़ रहा है, और उस दर्द से बचने के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा, उस दर्द का निवारण नहीं कर सकता, या तो गरीबी की वजह से अत्यधिक, या तो मेडिकल इलाज के उपलब्ध ना होने की वजह से उसको दर्द झेलना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। तो ऐसे में अगर वो चाहता है इच्छा मृत्यु, तो उसको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। इसी को यूथेनेशिया कहते हैं बेसिकली। क्योंकि अगर उसको जीवित रखा जाएगा जबरदस्ती, तो भाई ऐसा माना जा रहा है इस यूथेनेशिया के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कि ये तो उस पर अत्याचार है। उसको जबरदस्ती जिंदा रख करके उसको वो दर्द झेलने में मजबूर किया जा रहा है जिस दर्द को वो झेल पाने में असक्षम है या फिर अत्यधिक पीड़ा में है। तो ऐसे जीवन जी के वो करेगा क्या जिसमें वो अत्यधिक बीमार है और हर दिन उसको कष्ट सहना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको जबरदस्ती जबरन जिंदा रखा जा रहा है और उसको झेलना पड़ रहा है, तो ये उसकी आत्मसम्मान के खिलाफ है चीज, ये उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट है ये चीज। यही मानना था इस सोसाइटी का, जिस सोसाइटी का नाम है सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो इस सोसाइटी ने भारत में काम किया है अच्छा खासा, यूथेनेशिया जो है उस कॉन्सेप्ट को लेजिटिमेसी दिलाने के लिए, है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कि जहां पर कोई कंडीशन नहीं बन रही किसी भी तरीके से सफरिंग को कम करने की व्यक्ति के मेडिकल कंडीशंस और इन सब के दौरान, वहां पर उस व्यक्ति को सम्मान से मरने का अधिकार प्राप्त हो। यही है सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो इसकी संस्थापक पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में, करेक्ट आंसर है इसका मीनू मसानी। ये स्वतंत्र पार्टी से भी जुड़ी थी, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और इन्हीं के द्वारा जो सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी है वो इसी पर्पज से गठन किया गया था यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर इस क्वेश्चन का मीनू मसानी। आओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गांधी जी से। गांधी जी और उनके आश्रम से पूछा गया क्वेश्चन है ये, जिसमें ईयर वाइज गांधी जी के द्वारा स्थापित विभिन्न आश्रमों को क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पहले भी आ चुका है, और इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है कि यूजीसी नेट में पॉलिटिकल साइंस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस अपने रिपीट होते हैं, है ना, और वन और अदर वे में यहाँ पर रिपीट हो ही रहा है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो सॉल्व करके जाना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है इस एग्जाम के लिए। तो देखो जरा, यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हो, अगर आप देखते हुए आ रहे हो सीरीज तो इस क्वेश्चन को तो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। पूछा है कि गांधी जी के द्वारा जो भी स्थापित आश्रम है उसको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। फिनिक्स सेटलमेंट है, कोचरब आश्रम है, सेवाग्राम आश्रम है, टॉलस्टॉय फार्म है। तो इसमें से दो आश्रम तो मेरे को साफ दिख रहे हैं जो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किए थे, भारत में स्थापित नहीं किए थे। फिनिक्स सेटलमेंट और टॉलस्टॉय फार्म ये इन्होंने भारत में स्थापित नहीं किया था, दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया था। और कोचरब आश्रम और सेवाग्राम आश्रम ये इन्होंने स्थापित किया था भारत में रह करके। क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। चलो देखते हैं क्रमबद्ध तरीके से क्या क्रम बनता है। तो सबसे पहले 1904 के आसपास इनके द्वारा पहले जिस आश्रम की स्थापना की गई थी इसका नाम था फिनिक्स सेटलमेंट। फिनिक्स सेटलमेंट। और ये कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी डरबन क्षेत्र में। डरबन कहाँ पे है भाई? तो डरबन है एक्चुअली साउथ अफ्रीका में। तो डरबन साउथ अफ्रीका में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1904 में। और यहीं से उन्होंने, गांधी जी ने यहाँ पर अपना पहला जर्नल एक तरीके से पब्लिश किया था। कौन सा जर्नल? इनके द्वारा पब्लिश जर्नल का नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। तो वो ये काम इसी आश्रम के माध्यम से हुआ था, है ना। फिर उसके बाद दूसरा है 1910 में इनके द्वारा स्थापित आश्रम, जिसमें भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ने का काम करते हैं। इस आश्रम को केंद्र बना करके इसका नाम है टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय से इंस्पायर होकर के उनके सम्मान में गांधी जी ने इसका नाम रखा था टॉलस्टॉय फार्म। 1910 में स्थापित हुआ था। और ये भी कहाँ पे था? ये था जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ पे है? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, ठीक है भाई। फिर उसके बाद 1915 में जब वो भारत लौटे थे तो सबसे पहले उन्होंने जिस आश्रम की स्थापना करी थी साबरमती नदी के आसपास अहमदाबाद में ही, उसका नाम था कोचरब आश्रम।
ये अहमदाबाद के निकट था, है ना, कोचरब आश्रम 1915 में ये इन्होंने बनाया था। लेकिन क्या हुआ फिर, अचानक उस दौरान प्लेग फैल गया, प्लेग नाम की बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से इस आश्रम को रीलोकेट करना पड़ा। और उसके बाद 1917 में इसी आश्रम को रीलोकेट करके बनाया गया साबरमती आश्रम, थोड़ा सा दूर शहर से। और ये जो साबरमती आश्रम है ये भी कहाँ पर है, ये भी अहमदाबाद में ही है। तो 1917 में ये बना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, है ना। फिर उसके बाद जो इनका अंतिम आश्रम बनाया इन्होंने 1936 में, इस अंतिम आश्रम का नाम था सेवाग्राम आश्रम, सेवाग्राम आश्रम। और ये सेवाग्राम आश्रम कहाँ पे है, ये सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में है। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उस भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए जो मीटिंग केंद्र के रूप में जिसने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, वो आपका सेवाग्राम आश्रम ही था। तो ये हैं विभिन्न वर्ष, और उन विभिन्न वर्षों में ये हैं गांधी जी के द्वारा स्थापित विभिन्न आश्रम इत्यादि। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अपन क्रमबद्ध तरीके से लगाएं तो सबसे पहले फिनिक्स सेटलमेंट, फिर टॉल्स्टॉय फार्म, फिर कोचरब, फिर सेवाग्राम आश्रम। 1423 तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1423। गॉट इट, समझ गए बात ये, क्लियर। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1423। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कबीर से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कबीर? यहाँ पर मिडिबल थिंकर्स से ये आपका पहला क्वेश्चन है आज का आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कबीरदास जी से संबंधित नहीं है? क्या उन्होंने असमानता पर प्रहार किया? हाँ या ना, किया है भाई। क्या वो जाति भेदभाव के खिलाफ बोले कि नहीं बोले हैं कबीर? हाँ, क्या वो धर्म के आधार पे भेदभाव के खिलाफ उनके दोहे हमें अक्सर पढ़ने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो असमानता पे तो बिल्कुल प्रहार करते हुए नजर आते हैं कबीर। फिर क्या वो भक्ति के समर्थक रहे? बिल्कुल भाई, कबीर जो है वो भक्ति के बहुत बड़े समर्थक हैं। उनके दोहों में देखो आप, राम और उनके प्रति प्रेम वो साफ देख सकते हैं, उनके भक्ति का भाव उनके दोहों में। तो यस, भक्ति भी उनसे जुड़ा हुआ है। पंचवाणी, पंचवाणी क्या है? पंचवाणी है राजस्थान में दादू पंथ के द्वारा जो पंचवाणी है उसमें 5 बड़े संतों की वाणी का संकलन है। और 5 बड़े संतों की वाणी में जैसे कबीर दास आते हैं, रैदास आते हैं, गुरु नानक आते हैं। तो इन सब संतों की वाणी का संकलन जो दादू पंथ है राजस्थान का, उन्होंने जो किया वो है पंचवाणी। तो क्या पंचवाणी कबीर से संबंधित है? यस, पंचवाणी भी कबीर से संबंधित हुआ। फिर तो असमानता पर प्रहार कबीर ने किया, भक्ति से वह जुड़े थे, और पंचवाणी उन संतों की वाणी है जिनको दादू पंथ ने संकलित किया। तो उसमें भी 5 संतों में से एक कबीर हैं। तो ये तीनों तो कबीर से संबंधित हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शगुन भक्ति का समर्थन। कबीर का भरोसा किसमें था? उनका मानना था निर्गुण भक्ति में, है ना। और उनका मानना था कि भाई जो ब्रह्म है वो निर्गुण है, और वो निर्गुण भक्ति के उपासक थे। वो ईश्वर को निराकार रूप में पूजते थे, है ना। वो ईश्वर को अकाल मानते थे, जैसे काल में बांधा नहीं जा सकता, जैसे आकार में समाया नहीं जा सकता, है ना। तो वो निर्गुण भक्ति के उपासक थे, इसलिए वो मूर्ति पूजा और मूर्ति के रूप में ईश्वर को पूजने के समर्थन में बहुत नजर नहीं आते हैं, है ना। इस वजह से वो कहते भी हैं लोगों से कि भाई मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मतलब तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है इधर उधर, तीर्थ मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न तीर्थ में और न मूरत में, न काबा कैलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो इस तरीके से इनके लाइन से आप समझ सकते हो कि ये ईश्वर को स्वयं में ढूंढने की बात करते हैं, ना कि किसी तीर्थ स्थल में और ना कि किसी मूर्त में। जो तीर्थ स्थल मूर्त सगुण भक्ति का यहाँ पर सगुण भक्ति को सपोर्ट देते हुए नजर आते हैं, कबीर उसके खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर सगुण भक्ति का समर्थन करते हुए कबीर बिल्कुल नजर आ नहीं रहे अपने दोहों में। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सगुण भक्ति का समर्थन। ठीक है, चलो आओ अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। अच्छा, कबीर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हमें कर लेनी चाहिए। कबीर की रचना पूछी जा सकती है, कबीर का प्रमुख ग्रंथ पूछा जा सकता है। तो कबीर ने खुद तो नहीं लिखा, लेकिन कबीर की वाणी जो थी उसका संकलन उनके शिष्यों के द्वारा किया गया है, और फिर वहीं से निकली इनकी प्रमुख ग्रंथ जिसका नाम है बीजक। जिसका नाम क्या है? बीजक। ठीक है,
तो बीजक जो है इसमें क्या बातें हैं भाई, इसके 3 भाग हैं। बीजक जो है इसके 3 भाग हैं। कौन से 3 भाग हैं? इसका पहली भाग है साखी। इसमें क्या है? इसमें दोहे हैं लिखे गए हैं कबीरदास जी के द्वारा। दूसरा भाग है सबद। दूसरा भाग है सबद। सबद में क्या है? सबद में पद या भजन शैली लिखी हुई है, भजन लिखे हुए हैं, ठीक है। और तीसरा है इसके बाद रमैनी। रमैनी, साखी, सबद और फिर उसके बाद रमैनी। तो रमैनी क्या है? रमैनी में दार्शनिक और रहस्यवादी विचारों की चर्चा करी गई है कबीरदास जी के द्वारा। दार्शनिक और रहस्यवादी विचार, रहस्यवादी विचारों की चर्चा करी गई है। Got it guys? तो ये 3 चीजों से मिलकर बन रही है आपकी उनकी ग्रंथ क्या? बीजक। तो बीजक नाम याद रखना है इस प्रोसेस में। और इसकी रचना के लिए जो इन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है, उस भाषा को क्या कहते हैं? उस भाषा को कहते हैं सधुकड़ी। उस भाषा को कहते हैं सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी, या पंचमेल खिचड़ी। क्यों? क्योंकि 5 भाषाओं को आपस में ऐसा मिश्रित करते हुए ये लिखते हुए नजर आते हैं, मतलब बोलते हुए नजर आते हैं, जिसमें ब्रज भी है, अवधी भी है, राजस्थानी भी है ना, कुछ हद तक भोजपुरी भी दिखती है, पंजाबी के भी कुछ शब्द दिखाई देते हैं। तो इस प्रक्रिया में इनकी भाषा को इस वजह से पंचमेल खिचड़ी कह दिया जाता है या सद्दू कड़ी कह दिया जाता है। तो उसमें इनकी प्रमुख रचनाएं बीजक, कबीरदास जी से ये भूलना नहीं है। और उनके दोहे जिस भाग में बीजक में, वह साखी वाला भाग है, ठीक है। शब्द वाले भाग में पद या भजन है, और रमैनी वाले भाग में उनके दार्शनिक और रहस्यवादी विचारों का संकलन देखने को मिलता है। गॉट इट? आ जाओ फिर अगला क्वेश्चन पे, करो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट। इसमें पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का काम किया? बताइए। चलिए, ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन था थोड़ा सा, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन था, है ना। तो बताओ स्टिल किस वर्ष में किया? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस आता कब है ना। कौन से दिन को मनाते हैं अपन? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो देखो, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। 1863 को उनका जन्म हुआ था। तो इसलिए प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। इसी दिन मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। और कब से मना रहे हैं? तो हम मना रहे हैं भाई 1984 से, 1984 से, जब इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया। क्योंकि इनका मुख्यतः मैसेज भारत के उत्थान के लिए किसको दिया गया है? इनके द्वारा मुख्यतः मैसेज युवाओं को दिया गया है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 1897 में, याद रखना, इनके द्वारा इंपोर्टेंट मिशन रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत इन्होंने वेदांत का प्रचार प्रसार किया भारत के अलग अलग भाग में। और 1893 का भी वर्ष एक इंपॉर्टेंट याद रख लेना, जहां पर इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और वहां पर जो इन्होंने भाषण दिया था, उस भाषण के बाद जो हिंदू धर्म है उसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हुआ था इनकी वजह से। और विश्व धर्म सम्मेलन हुआ 1893 में, जिसमें इनका प्रमुख भाषण जो है वो वायरल हुआ है। तो इसमें स्वामी जी से ये 2 बातें अपन याद रखेंगे। फिर उसके बाद इनकी कुछ रचनाएं हैं, इनकी किताबें हैं कुछ। तो इनकी जो किताबें हैं, उन किताबों में अगर बात करें तो सबसे पहले योग के ऊपर 4 किताबें, राजयोग, फिर उसके बाद भक्ति योग, फिर भक्ति योग के बाद फिर उसके बाद कर्म योग, और फिर उसके बाद कर्म योग के बाद ज्ञान योग, है ना, ज्ञान योग। इसमें से ज्ञान योग इन्होंने 1899 में लिखी है। बाकी ये जो तीनों हैं, ये तीनों पुस्तक इनके द्वारा 1896 में लिखी गई है। 1896 में लिखी गई है। फिर उसके बाद इनकी कुछ और पुस्तक याद रखेंगे, जैसे काली द मदर, ये भी एक इनकी पुस्तक है। काली द मदर, ये इन्होंने 1898 में लिखी, काली द मदर। फिर उसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी माई मास्टर, एक किताब लिखी इन्होंने माई मास्टर नाम की किताब इन्होंने लिखी 1901 में। और फिर उसके बाद एक किताब इन्होंने लिखी है प्रैक्टिकल वेदांत। ये इन्होंने कब लिखी? ये लिखी 1912 में। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी याद रखनी है स्वामी जी की, शॉर्ट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और उसके साथ साथ ये इनके द्वारा स्टार्ट किया गया मिशन, जो आज भी सक्रिय है।
और शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में इन्होंने भाग लिया था। 12 जनवरी 1863 जो है वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और कब से मना रहे हैं? 1984 से मना रहे हैं। गॉट इट एवरीवन? आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 73, किस वर्ष में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में नाइटहुड को त्याग दिया था? अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जालियांवाला बाग मैसेकर? तो इजी है भाई, ऑप्शन देखो, ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन तो अपना इजी हो जाता है अगर आपको पता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम कब दिया गया था। अगर ये चीज आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। इनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था इनके काम के लिए, इनके साहित्यिक रचना के लिए, और नोबेल प्राइज भी इनको मिला ही था, आपको पता ही है। तो उस समय पर जॉर्ज पंचम द्वारा इनको क्या किया गया? टैगोर को नाइटहुड की टाइटल दी गई। टैगोर को नाइटहुड की टाइटल दी गई थी। नाइटहुड की टाइटल इनको मिली थी कब? 1915 में। तो नाइटहुड की टाइटल दी गई। नाइटहुड की टाइटल दी गई, ठीक है। कब दी गई? 1915 में, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने ये नाइटहुड की टाइटल लौटा कब दिया? 1919 में। क्यों? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ही कब था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में तो हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जब हुआ, जिसमें जनरल डायर ने खुले रूप से जनता पर गोली चलाने के आदेश दिए थे, जिसमें अमृतसर में जालियांवाला बाग में बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे उस हत्याकांड के दौरान। तो उसी के विरोध में, अंग्रेजी सरकार के विरोध में, उन्होंने अपनी नाइटहुड की टाइटल त्याग दिया था, है ना। रॉलेट एक्ट याद होगा, उसके विरुद्ध चल रहा था ये सारा का सारा एक तरीके से गैदरिंग। वैसाखी के दिन के आसपास लोग एकत्रित हुए थे और वहीं पर जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो बहुत बड़ा मूवमेंट, बहुत बड़ा हत्याकांड था उस समय का। और उसी के बाद से फिर देश में माहौल बन गया अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध प्रोटेस्ट का, जब स्टार्ट हुआ क्या? असहयोग आंदोलन इत्यादि 1920 से फिर इसके बाद, है ना। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर जी से क्या याद रखना है? तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उनकी सभी की सभी साहित्यिक रचना जो है, उनकी सभी की सभी लिटरेरी कंपोजिशन जो है वो यहाँ पर दी गई है और ये पूछी भी गई है ना। तो इस प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट तो है उनके द्वारा रचित, क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? गीतांजलि। तो गीतांजलि नाम की पुस्तक के लिए ही उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, है ना। तो ये तो याद रखना ही है। बाकी ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारे इनकी किताबें एक जगह पर एकत्रित है वर्ष के साथ। और ध्यान रखना, ये नोबेल पुरस्कार कब जीते थे? 1913 में जीते थे, ठीक है। आओ फिर अगले उस पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फिर से, एक तरफ थिंकर्स लिखे हैं आपके और दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं। तो मैच करना है किन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी, इसको यहाँ पे मैच करना है। तो बताओ क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? देखो जरा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से और फिर बताओ। करिए गैस इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो एक तरफ जयप्रकाश नारायण है, दूसरी तरफ राम मनोहर लोहिया है, मोहम्मद इकबाल है और बर्नी है। अगर आपको इन थिंकर्स की रचनाएं पता है तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। पहले भी मैंने आपको इन थिंकर्स की रचनाएं आपके साथ शेयर करी है, एक बार फिर शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन पर जितनी भी किताबें आप लिखा देख रहे हो, ये सब के सब साहित्यिक रचनाएं जयप्रकाश नारायण जी की रचनाएं, जेपी नारायण जी की रचनाएं, जो मुख्यतः जाने जाते हैं लोकनायक के नाम से। और टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है, जो इन्होंने दिया था। जनता आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था और उस समय पर जनता पार्टी के गठन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक के रूप में भी ये जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। तो इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो 1936 में इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी वाई सोशलिज्म। 1946 में लिखी गई संघर्ष की ओर, मेरे समाजवाद का स्वरूप। 1957 में लिखा गया फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय। फिर उसके बाद 1959 में भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना। फिर प्रेजेंट डायरी भी इन्होंने लिखी, जिसमें
इसी नाम की पुस्तक में टोटल रिवॉल्यूशन की भी चर्चा सर्वप्रथम की गई। फिर उसके बाद आई इनकी पुस्तक टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, स्वराज फॉर द पीपल, 3 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ फ्री इंडिया। ये इनकी रचनाएं हैं। और इनकी पहली पुस्तक के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो वाई सोशलिज्म 1936 में लिखी गई है। तो वाई सोशलिज्म यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए का 3। अब ए का 3 किस ऑप्शन में? पहले ही ऑप्शन में है, तो हमें आंसर यहीं से मिल गया आपका। अदर नहीं तो, लेकिन फिर भी हम दूसरे ऑथर्स का भी देख लेते हैं। दूसरे थिंकर्स हैं राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा लिखी गई ये सारी किताबें राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो उसमें कालक्रम अनुसार अगर इनके द्वारा लिखित पुस्तक देखोगे तो सर्वप्रथम 1932 में इन्होंने सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया, भारत में नमक कराधान नाम की पुस्तक लिखी। और ये उनके पीएचडी का विषय भी रहा था बर्लिन विश्व यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए। यहाँ पे इन्होंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों और सॉल्ट टैक्स के प्रभावों का विश्लेषण किया अपनी इस पुस्तक में। फिर उसके बाद द थर्ड कैंपेन वर्ल्ड अफेयर, हिमालयन पॉलिसी फॉर इंडिया 1951 में, द व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955 में, विल टू पावर एंड अदर थिंग्स 1956 में, गिल्टी मैन्स ऑफ इंडियाज पार्टीशन 1960 में। फिर इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। ये भी फेमस बुक है इनकी, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1963 में। कास्ट सिस्टम भी 1963 में लिखी है। और उसके सिवा अन्य पुस्तकें एवं निबंध संग्रह हैं इनके, जिसमें इकोनॉमिक्स आफ्टर मार्क्स, इंडिया चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, फ्रेगमेंट ऑफ अ वर्ल्ड माइंड, हिंदू वर्सेस हिंदू। फिर उसके बाद फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रगल फॉर सिविल लिबर्टीज। ये सारी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो अब ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो जो राम मनोहर लोहिया है, इनका पहला ही बुक उस श्रेणी में देखा आपने, कौन सी थी? सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया थी। ठीक है। फिर उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी कितनी बार पढ़ चुके हैं कि इनके द्वारा फतवाए जहादारी नाम की पुस्तक लिखी गई है, जहां पर उस समय दिल्ली सल्तनत के काल में प्रशासन को कैसे चलाना चाहिए इसकी चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं आपके जियाउद्दीन बर्नी। तो उनके द्वारा लिखित पुस्तक है फतवाए जहादारी। और फिर मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। ये लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। ये इनकी किताब याद रखना। फिर राम मनोहर लोहिया जी से एक और क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि राम मनोहर लोहिया जी किसके विरोधी थे, है ना? राम मनोहर लोहिया वॉज अपोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग? वो किसके विरोधी थे? क्या वो पूंजीवाद के विरोधी थे? क्या वो साम्यवाद के विरोधी थे? क्या वो समाजवाद के विरोधी थे? या फिर वो शक्तियों के विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के विरोधी थे? किसके विरोधी थे ये पूछा गया है। तो देखो, सबसे पहले वो शक्तियों के विकेंद्रीकरण के विरोधी तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुझाया गया है, जहां पर उन्होंने 4 पिलर ऑफ स्टेट की अवधारणा दी है। चौखंबा राज्य का मॉडल उन्होंने सजेस्ट किया है। 4 पिलर ऑफ स्टेट का अवधारणा इनके द्वारा आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए, कुछ पावर केंद्र के पास हो, फिर उसके बाद प्रांत के पास हो, प्रोविंसेस के पास, फिर जिले स्तर पर उस मंडल के पास हो, और फिर चौथा गांव के पास हो। उन्होंने ऊपर से लेकर के नीचे तक पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी है। तो वो तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं अपने चौखंबा राज्य के मॉडल में, तो वो इसके विरोधी कैसे हो सकते हैं? और यहां से एक और बात याद रह जाए, अगर 4 पिलर ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया ये पूछा गया, तो याद रखना राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, चौखंबा राज्य का कॉन्सेप्ट, जिसमें उन्होंने जो पूरा सिस्टम है उसको 4 लेवल पर अरेंज करने की बात करी थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकते इसके विरोधी, ये तो इसके समर्थक हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या वो समाजवाद के विरोधी हैं क्या? नहीं। अभी तो आपने पढ़ा, उनकी ज्यादातर किताबें समाजवाद से संबंधित ही हैं। मार्क्स, गांधी और समाजवाद की चर्चा करते हुए नजर आते हैं वो यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रोसेस में वो समाजवादी ही हैं राम मनोहर लोहिया। प्रक्रिया सबसे पहली बात तो वो इसके भी विरोधी नहीं है। तो 3 और 4 जहां जहां हो उस ऑप्शन को हटा दो, ये ऑप्शन भी हट जाएगा, ये ऑप्शन भी हट जाएगा, बचा क्या? बचा ये। तो वो सिर्फ किसके विरोधी हैं? पूंजीवादी और साम्यवाद के विरोधी हैं। क्यों विरोधी हैं? क्योंकि पूंजीवाद के अंतर्गत वो मानते हैं कि मानव की गरिमा के ऊपर ये व्यवस्था ध्यान नहीं देती। मानव को केवल एक आर्थिक इकाई, मानव को केवल एक इकोनॉमिक यूनिट के तौर पर देखने का काम करती है पूंजीवाद व्यवस्था, जो कि मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। और उसके बाद
कम्युनिज्म, साम्यवाद के भी वो विरोधी हैं, क्योंकि साम्यवाद के अंतर्गत राज्य बहुत ताकतवर हो जाता है और उसके अंतर्गत राज्य जो है वो सारी शक्तियां एक केंद्र में निहित हो जाती हैं, विकेंद्रीकरण होता नहीं है और वहां पे भी फिर अल्टीमेटली जनता का शोषण होता है। तो इसलिए इस कारण से वो साम्यवाद को भी सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो किसके विरोधी थे, तो पूंजीवाद और साम्यवाद के। 1 और 2 इज द राइट आंसर। बाकी राम मनोहर लोहिया जी से ये भी ध्यान रखें, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सप्त क्रांति का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था, 7 रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था, तो राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था, जहां पर वो पुरुष और स्त्री की समानता चाहते हैं, रेसिज्म यानी कि चमड़े के रंग के आधार पर भेदभाव जो है उसको बंद करना चाहते हैं, जातिगत जन्मजात असमानता के खिलाफ हैं वो या खत्म करना चाहते हैं, आर्थिक असमानता को खत्म करना चाहते हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना चाहते हैं, फिर हथियारों के बजाय सत्याग्रह और अहिंसक तरीकों के माध्यम से वो आंदोलन चलाना चाहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप के वो खिलाफ हैं और कोई भी देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करके उसे अगर अपनी कॉलोनी बनाने को देखता है तो इसके विरुद्ध भी हैं राम मनोहर लोहिया जी। तो ये इस दिशा में वो क्रांति चाहते हैं और यही सप्त क्रांति का कॉन्सेप्ट है उनके द्वारा दिया गया। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है कि सप्त क्रांति का कॉन्सेप्ट कहां से आया है, ये आया है राम मनोहर लोहिया से। ध्यान रखिएगा इसको, इसका सही जवाब भी फिर से किताबों से क्वेश्चन पूछ लिया गया। यहां से देखिए जरा सा, एक तरफ 4 किताबें हैं, दूसरी तरफ थिंकर है, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, करिए गैस आप लोग। तो अभी अभी आपने देखा मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म नाम की पुस्तक, कौन थे इसके लेखक, अभी तो देखा 1963 में लिखी गई मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, किन्होंने लिखी, राम मनोहर लोहिया जी ने। तो मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म के लेखक कौन है यहाँ पर, राम मनोहर लोहिया। अभी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले गीतांजलि की पुस्तक की चर्चा करी थी जिसके लिए 1913 में नोबेल प्राइज मिला था, किसे मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को, ये उनकी कविताओं का संग्रह है। ठीक है, तो ए का 2 हो गया, डी का ए का 3 हो गया, डी का 2 हो गया, तो ए का 3 कहाँ है, ए का 3 ये रहा और डी का 2 ये रहा, पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद गांधी एंड गांधीज्म किसने लिखा, बी आर अम्बेडकर ने, और सावित्री द लेजेंड एंड द सिंबल ये लिखा गया किसके द्वारा, श्री अरबिंदो के द्वारा, है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक की चर्चा अपन कर चुके हैं, राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक की चर्चा कर चुके हैं, बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखित पुस्तकों की चर्चा तो अपन ने पिछली 2-3 क्लासेस में किया है। श्री अरबिंदो का बुक एक बार देख लो और श्री अरबिंदो से जुड़े कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लो। तो श्री अरबिंदो अपने आप में एक दार्शनिक हैं, योगी हैं, कवि हैं, राष्ट्रवादी हैं, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो पहला चरण में क्रांतिकारी आंदोलन चला भारत में, फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशन, स्वदेशी आंदोलन के बाद 1906 से लेकर 1912-13 तक, उसमें सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर जो थे उस क्रांति को आगे बढ़ाने में वह स्वयं श्री अरबिंदो थे। वे अनुशीलन समिति के संस्थापक थे और अलीपुर बम कांड में वह गिरफ्तार हुए थे और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। उन्होंने वंदे मातरम, युगांतर और कर्म योगी जैसी क्रांतिकारी पत्रिकाओं का संपादन करके इस देश की राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम किया। और 1926 में आगे फिर जब वो जेल से छूटे अलीपुर बम कांड के बाद, तो उसके बाद वह आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ गए अपने जीवन में, है ना, अध्यात्म की चर्चा करने लगे और राष्ट्रवाद को भी वो अध्यात्म से जोड़ के देखने लग गए। उनका कहना था कि हर राष्ट्र एक उद्देश्य से है इस धरती पर, भारत का उद्देश्य है धर्म का प्रसार करना। तो इस तरीके से वो अध्यात्म से जोड़ करके, धर्म से जोड़ करके राष्ट्रवाद को देखने लग गए और आध्यात्मिक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उनके द्वारा दिए गए यहाँ पर। ठीक है, तो शुरुआत में क्रांतिकारी थे, बाद में संत हो गए और ये है उनकी कुछ रचनाएं, जिसमें द लाइफ डिवाइन बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, जिसमें वो एकात्म योग की बात करते हैं, सिंथेसिस ऑफ योग, और यही इनकी पुस्तक है सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल, जहां से क्वेश्चन आया। फिर वंदे मातरम एक इंग्लिश न्यूज़पेपर इन्होंने लिखा। फिर बेसिस ऑफ योगा, भागवत गीता एंड इट्स मैसेज, द फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन, रीबर्थ एंड कर्मा, आवर ऑफ गॉड, ये इंदु प्रकाश नामक उसमें इन्होंने कई सारे आर्टिकल्स लिखे। तो इस तरीके से ये इनके द्वारा रचित कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं श्री अरबिंदो से, इनको देख लीजिएगा आप। चलिए आ जाइए जरा सा, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म से, एकात्म मानववाद से। पिछली क्लासेस में अगर आपने एकात्म मानववाद के कंसेप्ट को ठीक से समझा है तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो मानव जीवन बाकी की इकाई समाज, परिवार और राष्ट्र, क्या उससे अलग माना गया एकात्म मानववाद में?
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उसको अलग माना है? नहीं, अलग नहीं माना। उनका कहा है कि मानव अलग नहीं है इनसे, मानव इसकी बस इकाई है। जैसे कोशिका शरीर से अलग नहीं होती, वैसे ही मानव इसकी इकाई मात्र है, वो अलग नहीं है। फिर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य की बात बिल्कुल कर रहे हैं वो, और व्यक्ति की आवश्यक एकता की बात भी कर रहे हैं। बाकी ये कॉन्सेप्ट नहीं कह रहे कि राज्य राष्ट्र से उच्चतर है, ये सब ऐसी बातें वो नहीं कह रहे। राष्ट्र को वो राज्य से ऊपर मानते हैं, राज्य को नहीं मानते वो राष्ट्र से ऊपर। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी की तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर यहां पर अगला क्वेश्चन है मंडल सिद्धांत से। मंडल सिद्धांत याद होगा आपको, मंडल सिद्धांत की भी चर्चा अपन कर चुके हैं, जिसमें जो राज्य है उसके इर्द गिर्द जो राज्य हैं, है ना, उसमें से कौन शत्रु है राजा का, कौन दोस्त है, इसकी बहुत अच्छे से चर्चा करी गई है मंडल सिद्धांत में। और उसी अनुसार विदेश नीति कैसी होनी चाहिए इसकी बात करी गई है। राज्य के इर्द गिर्द 12 प्रकार के राज्यों की बात करी गई है, और उनके प्रकृति की बात करी गई है, 7 प्रकृति इत्यादि की बात करी गई है। तो टोटल मिलाकर के 72 प्रकृति की चर्चा करी गई है मंडल सिद्धांत में, जिसके ऊपर राजा का फोकस होना चाहिए अपनी विदेश नीति बनाते हुए। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ आज के सेशन से क्वेश्चन। आज के क्लास को हम यहीं पर पूर्ण विराम देंगे। अब इसके बाद की चर्चा अपन करेंगे अगले क्लास में। अब हमारा कोशिश रहेगा कि हम अगले सेशन में क्वेश्चन नंबर 78 के बाद सीधे अब 100 क्वेश्चन पे जाके रुके, 100 क्वेश्चन अपने पूरे हो जाएंगे, अपन 2018-17 तक पहुंच जाएंगे। ऑलमोस्ट पिछले 7-8 साल का पेपर अपन कर चुके होंगे फिर। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। ये सीरीज आपकी इसी तरीके से चलती रहेगी हर यूनिट को लेकर के, तो जुड़े रहें। और ये सेशन आपको जैसा भी लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखें। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।